नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। किसी देश को कमजोर करना हो तो कोई विदेशी दुश्मन सबसे पहले वहां की सरकार को कमजोर करता है। फिर यह मैटर नहीं करता कि देश लीड कौन कर रहा है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हमारी रफ्तार तेज है और हम चीन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आज अमेरिका के अखबार में खबर छपी और यह खबर मैं आपको भी ठीक से समझाऊंगा। मोदी कमजोर हो जाएं, भारत का प्रधानमंत्री, उसकी इमेज खराब हो जाए, इसलिए चीन ने कुछ एजेंट तैयार किए। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और यह सुपारी करोड़ों में दी गई और नई दिल्ली में बैठे कुछ लोगों ने सुपारी ली। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पैसा चीन ने लगाया, मैनेजर अमेरिका का था और मोदी को बदनाम करने का ठेका नई दिल्ली के साकेत में बैठे कुछ लोगों ने लिया और फिर खेल शुरू हुआ। सच में जैसे वीडियो गेम खेला जाने लगा। जो लोग कुछ साल पहले तक टीवी चैनल्स में एंकर, एक्सपर्ट बनकर पत्रकारिता करते थे, वो इसी चीनी मीडिया जैसा काम करने लगे। चुन चुनकर ऐसे वीडियोस बनाए गए जिससे भारत के प्रधानमंत्री की इमेज खराब हो। और आज पता चला कि मोदी हटाओ अभियान में लगे पत्रकार पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे और इस पैसे का सोर्स चीन था। ऐसे ही बात आज भारत की संसद में कही गई और ऐसे ही आरोप आज भारत सरकार के 2 मंत्रियों ने लगाए। ये पूरी रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। जो वीडियो कल तक आप देख रहे थे, दरअसल वो तो मोदी को बदनाम करने के एक वीडियो गेम के जैसे थे, जिसका क्रिएटर चीन के शंघाई शहर में बैठा है। क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए चीन से जमकर फंड लिया गया? क्या मोदी को टारगेट करने के लिए चीन के पैसे पर यूट्यूब चैनल खुलवाए गए? क्या भारत को कमजोर करने के लिए चीनी मीडिया का ब्रांच नई दिल्ली में खोला गया? मोदी को हटाने की तैयारी में किस सिंघम को मिली सुपारी? वो कौन सा सिंघम है जिसने मोदी के कट्टर दुश्मनों का दोस्त बनकर भारत पर हिट जॉब करने की स्क्रिप्ट लिखी? उस सिंघम ने इंडिया में मोदी के खिलाफ कितने सीक्रेट एजेंट हायर किए, किस किस को क्या टास्क सौंपे? एक एक कर, परत दर परत आपको ऐसा सच बताएंगे जिससे पता चलेगा प्रधानमंत्री पर एक झुंड बनाकर अटैक किया गया। ट्रिपल सी ने प्लान बनाकर चारों ओर से घेर कर अटैक किया। ट्रिपल सी में पहला सी कौन है, दूसरा सी कौन है, तीसरा सी कौन है? मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर के लिए करीब 38 करोड़ रुपए किसको मिले, किसने दिए और क्यों दिए? इन 38 करोड़ रुपए में से मोदी विरोधी सिस्टम ऑपरेट करने वाले कितने एजेंट्स की जेब में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए? भारत सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। साजिशकर्ता देश के भीतर भी हैं, देश के बाहर भी हैं। एक बड़े इंटरनेशनल एक्सपोजे में दावा किया गया है, ये न्यूज के लिए कांग्रेस, कम्युनिस्ट, चाइना न्यूज क्या करने वाले? मोदी को नुकसान पहुंचाने वाले इकोसिस्टम के पीछे ट्रिपल सी का हाथ है। सी यानी चीन, सी यानी कम्युनिस्ट और सी यानी कांग्रेस। और यह चौंका देने वाला खुलासा किया है उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसे मोदी के दुश्मन अपना फेवरेट अखबार समझते हैं। इस अखबार की हेडलाइन गौर से पढ़िए। चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी ने भारत में अपना जाल कैसे बिछाया, अब इसकी परत दर परत खुलने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे में एक फाइनेंशियल नेटवर्क का पता चला है जिसके तार अमेरिका के शिकागो से लेकर चीन के शंघाई तक फैले हुए हैं। यह नेटवर्क कई मीडिया कैंपेन्स को चाइना के पक्ष में छपवाता है, वीडियो बनवाता है, फिर उसे फैलाता है। पहले संसद में, फिर भारत सरकार के 2 मंत्रियों ने बहुत बड़े खुलासे किए। एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया जिसके तार अमेरिका के अरबपति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े हुए हैं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग अटेंड करता है और भारत में चाइनीज एजेंट्स को फंड करता है। पहले आपको भारत के खिलाफ बिछाया गया पूरा जाल समझाते हैं। इसके बाद इस जाल के देसी और विदेशी मास्टरमाइंड की पहचान कराते हैं।
नेविल रॉय सिंघम ने अमेरिका में 4 एनजीओज बना रखे हैं जिनका इस्तेमाल वो दुनिया भर में कई मीडिया कंपनीज को फंडिंग में करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम ने अपनी कंपनियों के जरिए कई लाख डॉलर्स अलग अलग लोकेशन पर इन्वेस्ट किए, जिसमें से एक अमेरिकी थिंक टैंक है, दूसरा साउथ अफ्रीका के एक पॉलिटिकल पार्टी है और भारत और ब्राजील के कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसके तार न्यूज क्लिक नाम की न्यूज वेबसाइट से जुड़े पाए गए, जिसमें इस शख्स ने करोड़ों रुपए चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इन्वेस्ट किए। न्यूज क्लिक के यूट्यूब अकाउंट पर चीन के लिए जिनपिंग के लिए ताली और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाली। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो यह सब स्पॉन्सर्ड है। यह एक मोदी विरोधी भारत विरोधी नेक्सस है जिसमें बहुत गहरी चाइनीज साजिश है। एंटी मोदी एंटी इंडिया एजेंडे को कैसे भारत में मौजूद चाइनीज एजेंट्स पुश करते हैं, चलिए एक एक करके सब बताते हैं। सरकार के मुताबिक इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 नेविल रॉय सिंघम जो एक अमेरिकी अरबपति हैं और नंबर 2 प्रबीर पुरकायस्थ जो भारत में न्यूज क्लिक नाम की संस्था के प्रमोटर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से काफी पहले फरवरी 2021 में ईडी को इस नेटवर्क की जानकारी मिली और उसने न्यूज क्लिक के 10 ठिकानों पर रेड की। इस रेड की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि यह रेड 5 दिनों तक चली। रेड न्यूज क्लिक के प्रमोटर प्रबीर पुरकायस्थ के घर तक भी पहुंची। रेड में यह पाया गया कि न्यूज क्लिक ने 38 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग ली है जो ईडी की जांच के घेरे में थी। सरकार के मुताबिक 2018 से 21 के बीच यह रकम न्यूज क्लिक को नेविल रॉय सिंघम से जुड़ी कंपनियों से भेजी गई, जिनमें से 9 करोड़ 49 लाख रुपए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर भेजे गए और बाकी 28 करोड़ 29 लाख रुपए इस एवज में भेजे गए कि न्यूज क्लिक ने सिंघम से जुड़ी कंपनियों को अपनी सर्विसेज आउटसोर्स की हैं। सर्विसेज के नाम पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसके एवज में सिंघम से जुड़ी कंपनियों ने चाइनीज पैसे न्यूज क्लिक को दिए। बीजेपी का कहना है कि ईडी ने जब न्यूज क्लिक की जांच की तो सर्विस आउटसोर्स के कोई सबूत ईडी को नहीं मिले। इसका मतलब गैर कानूनी पैसा छुपाने के लिए सर्विसेज टर्म का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया कि जनवरी 2018 में बनी पीपीएल न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जिसके 10 रुपए के मूल्य के शेयर नेविल रॉय सिंघम ने 11,510 रुपए के प्रीमियम पर ले लिए। यानी एक ऐसी कंपनी जो नुकसान में हो उसके शेयर उसकी असली कीमत से करीब 11,000% ज्यादा पर लिए गए। ऐसा करने के पीछे यह मंशा दिखती है कि यह सिर्फ एक बुक एंट्री थी और इस पैसे को देने का असली मकसद कुछ और था। अब बात 28 करोड़ 29 लाख रुपए की करते हैं। ईडी के मुताबिक ये पैसे 4 अलग अलग कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को दिए गए, जिनका इस्तेमाल न्यूज क्लिक ने भारत में चीन की वामपंथी सरकार का प्रोपेगेंडा चलाने वाले गौतम नवलखा जैसे लोगों को दिया। इनमें सीपीएम आईटी सेल के मेंबर बप्पादित्य सिन्हा और कई पत्रकार शामिल थे। ईडी का कहना है कि गौतम नवलखा, जिन पर भीमा कोरेगांव के दंगों में शामिल होने का आरोप है, उनको 20,53,000 रुपए दिए गए और उन्हें न्यूज क्लिक का इंडिपेंडेंट पार्टनर बनाया गया। यह जिम्मेदारी उन्हें 17 अप्रैल 2017 को दी गई और इसके करीब 9 महीने बाद भीमा कोरेगांव की हिंसा हुई। 52 लाख रुपए से ज्यादा की रकम सीपीएम आईटी सेल के मेंबर बप्पादित्य सिन्हा को दी गई। इसके अलावा कई मोदी विरोधी एक्टिविस्ट जैसे जावेद आनंद, जो तीस्ता सीतलवाड़ के पति हैं, उन्हें 12,61,000 रुपए, तीस्ता सीतलवाड़ की बेटी को 10,53,000 रुपए, यूट्यूब पर मोदी विरोधी और चीन के फेवर में एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों पर भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया। 1 करोड़ 55 लाख रुपए की रकम किसी जोसेफ राज नाम के शख्स को भी दी गई, जो नवी पास इलेक्ट्रीशियन है और न्यूज क्लिक के प्रमोटर का दोस्त है। न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया, आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर यह सवाल खड़ा करते हैं।
जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि ये फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज़ क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में है। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। ईडी की जांच में पता चला जहां से न्यूज क्लिक को पैसे भेजे गए वो सभी अमेरिका के एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। अमित चक्रवर्ती नाम का शख्स जो न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर्स में से एक है, उसने ईडी की जांच में कबूला था कि जिन कंपनियों से न्यूज क्लिक को पैसे भेजे गए उन सभी के असली मालिक नेविल रॉय सिंघम ही हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि नेविल रॉय सिंघम चाइना में बैठकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने अमेरिका में कई एनजीओज बना रखे हैं जिनके जरिए वो चाइनीज पैसे को अमेरिका के रास्ते भारत जैसे देशों में भेजते हैं। ईडी की जांच में यह भी पता चला था कि न्यूज क्लिक के प्रमोटर प्रबीर पुरकायस्थ को इस पूरे मनी ट्रेल की जानकारी थी और उन्होंने नेविल रॉय सिंघम के साथ मिलकर यह पूरा खेल रचा। यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि प्रबीर पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम की प्लानिंग मीडिया तक रुकने की नहीं थी और ये भारत को कमजोर करने के लिए डिफेंस सेक्टर में घुसने की तैयारी कर रहे थे। ईडी की जांच में यह पाया गया कि प्रबीर पुरकायस्थ ने गौतम नवलखा के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था सागरिका प्रोसेस एनालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अमेरिका के मिलिट्री और नेवल सप्लाई से जुड़ी एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया। अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका है कि इसका असली मकसद क्या था, लेकिन बीजेपी के मुताबिक मिलिट्री सप्लाई से जुड़ी कंपनी के साथ सांठगांठ करने की मंशा देश की सेना को कमजोर करना हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में कई मॉडर्न हथियार खरीदने के करार अमेरिका से किए हैं, जिसे वहां की ऐसी ही कंपनियां बनाती हैं और भारत को देती हैं। ईडी की जांच में पता चला कि न्यूज क्लिक के डायरेक्टर्स कई बार चाइना, वेनेजुएला और ट्यूनीशिया जैसे देशों में यात्राएं कर चुके हैं। नेविल रॉय सिंघम के कई ईमेल्स भी ईडी को मिले जिसमें वो प्रबीर पुरकायस्थ और कई अन्य पत्रकारों और सीपीएम नेताओं को चाइना में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। नेविल रॉय सिंघम ने प्रबीर पुरकायस्थ को चाइनीज फिल्में जिन्हें चीन की प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट ने बनाई थी उनकी डबिंग के लिए भी संपर्क किया था। ऐसे ही कई और प्रोजेक्ट्स जो चाइनीज प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फंडेड थे, उसमें नेविल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक के प्रमोटर प्रबीर पुरकायस्थ को समय समय पर अपने साथ जोड़ा और इन सब के सबूत ईडी को ईमेल्स के जरिए हासिल हुए। इनके ईमेल्स में कई ऐसे चाइनीज मैप भी मिले जिनमें अरुणाचल को चाइना का हिस्सा दिखाया गया। कई ऐसे भारत विरोधी चाइनीज एजेंडे को प्रमोट करने के लिए सेमिनार आयोजित किए गए, पेड न्यूज चलाई गई, चाइनीज प्रोफेसर्स के इंटरव्यू प्रसारित किए गए। अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्थ उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। न्यूज क्लिक का ये जो नवलखा के साथ या पुरकायस्थ के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर, तो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का ये सारे ट्वीट आए सर, ये चाइनीज के साथ मिलेंगे और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से
देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस के, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए। विदेशी ताकतों ने चीन के साथ मिलकर भारत में न्यूज क्लिक जैसी संस्थाओं के भीतर जो एजेंट फिट किए, जितनी मोटी रकम लगाई, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी तो आपने देख ली। अगर और ज्यादा सबूत देखने हैं तो आप सिर्फ न्यूज क्लिक के यूट्यूब अकाउंट पर जाकर चीन सर्च कर लीजिए। जिनपिंग की बुराई नहीं, तारीफों वाला कैप्शन ही दिखेगा। चीन को पावरफुल बताने वाला डिस्कशन ही मिलेगा। और अगर आप मोदी टाइप करेंगे तो न्यूज क्लिक पर आपको सिर्फ एंटी मोदी नैरेटिव ही स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन यह सिर्फ इस खुलासे का पार्ट 1 है। पार्ट 2 तो भारत में मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की टाइमलाइन पर है। क्योंकि जब ईडी ने न्यूज क्लिक पर छापा मारा था तो अचानक से कांग्रेस का इकोसिस्टम एक्टिव हुआ था। सबकी टाइमलाइन पर #न्यूज क्लिक ही दिखा था। दिग्विजय सिंह तब फ्री प्रेस पर हमले वाला नैरेटिव बना रहे थे। टीएमसी के सांसद उसे 2002 से जोड़कर मोदी पर निशाना साध रहे थे। सीपीआईएम की टाइमलाइन पर भी खूब शोर मचा था। अखबार के पन्नों में बड़े बड़े लेख छपे, लेफ्ट के नेताओं के बयानों की बाढ़ आ गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े नेता आजाद लब को सील करने वाली पटकथा लिखने लगे थे। और तो और किसान आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाने वाली ऑल इंडिया किसान सभा जैसी संस्थाएं भी प्रेस फ्रीडम का नारा बुलंद करने लगी थी। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलता है, राहुल के अमेरिका वाले इवेंट में जिसके लोग दिखते हैं, उस संस्था ने भी उस वक्त ट्विटर पर खूब हंगामा मचाया था। बीजेपी अब इन सारी तारों को इकट्ठा जोड़ रही है। न्यूज क्लिक के चीन, कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले गठजोड़ पर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया, और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया, और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए। वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए, जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था। ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया, तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को। राहुल गांधी जी ने बड़े बढ़ा चढ़ाकर चाइना की प्रेज भी की, फोर्स ऑफ नेचर कहा, एस्पायरिंग सुपर पावर कहा। भारत की तो बढ़ाई नहीं कर पाए, भारत का अपमान ही करते रहे, और डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अंडर अटैक कहते रहे, लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे। यह अपने आप में दिखाता है कि ये एक ही गर्भ नाल के तीनों हिस्सा हैं। कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक क्यों ना हो, ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला। और एक और कड़ी इसमें अगले उनके दौरे पे जुड़ जाती है, जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, जिनके ऊपर आप देखेंगे राहुल गांधी जी के अमेरिका दौरे में साथ साथ रहे, सहयोगी रहे, आयोजन में रहे, और ये आईएमसी वही है जो न्यूज क्लिक के समर्थन में उस समय भी आए थे। चोर चोर मुसेरे भाई कहां कहां इकट्ठे होते हैं, यह आप सबके सामने नजर आया। याद कीजिए, रफाल फाइटर जेट को लेकर कितना शोर मचा था। हो न हो, उस शोर के पीछे भी विदेशी ताकतों का ही हाथ था। तभी तो न्यूज क्लिक ने एक लाइन से रफाल पर फेक थ्योरीज की बाढ़ सी ला दी थी। और न्यूज क्लिक के उन सारे आर्टिकल्स में एक नाम कॉमन था, क्योंकि वो पत्रकार
लेफ्ट लीनिंग था। याद कीजिए, रफाल के कथित घोटाले पर राहुल ने भी खूब हंगामा किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद अब बीजेपी कांग्रेस से भी यही पूछ रही है कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है या चीन की दुकान, और इसका आफ्टर इफेक्ट दिखने लगा है। रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी आने लगा है। 137 दिन बाद जब आज सदन में राहुल गांधी की वापसी हुई तो भाजपा के होश उड़ जाना लाजमी था। जब ऐसा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक स्क्रिप्ट तैयार थी। भला वो पीछे कैसे रहते, जो डरता है वो ये सब जरूर करता है। वहां के एक दुमछल्ले सांसद हैं, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने एक ऊल जलूल आक्षेप लगाने शुरू किए, और वही चिर परिचित स्क्रिप्ट, जब पाकिस्तान काम नहीं आता तो चीन के पिछलग्गू बन जाते हैं। कुछ चीन पर बेतुकी बातें बोली तो उस दुमछल्ले सांसद से सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि चीन पर मुंह खोलने से पहले कभी अपने आका से 3-4 सवाल पूछिएगा कि चीन आज भी अतिक्रमण करके क्यों बैठा है और आपने क्लीन चिट क्यों दी चीन को। वही स्क्रिप्ट अनुराग गोली मारो ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोहराई, पर इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कितना भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश कीजिए, आप कितनी भी कोशिश कीजिए कि आप राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलिएगा या कांग्रेस पार्टी पर बेतुके आरोप लगाइए, और जब कल सदन में राहुल गांधी बोलेंगे तो भाजपा वालों सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सदन में इस देश की लोगों की वेदना, उनकी तकलीफों की आवाज गूंजनी चाहिए। आपकी नौटंकी के लिए इस देश के पास वक्त नहीं है। और इस वक्त राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। राष्ट्रपति जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्तावित करने के लिए बिल लाए हैं। ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं सारी बातों का डिटेल जवाब दूंगा कि बिल क्यों लाना पड़ा, अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी, ये बिल कैसे संविधान सम्मत है, ये बिल कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से इसको वायोलेट नहीं करता है। ये सारी चीजों का मैं जरूर जवाब दूंगा। माननीय महोदय, चूंकि इतनी लंबी चर्चा इस सदन ने करी है, मैं दिल्ली की स्थिति को थोड़े शब्दों में जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियां यहाँ विराजमान होती, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहाँ है, और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर यहाँ की सरकार को सीमित मात्रा में अधिकार दिए। दिल्ली असेंबली के साथ मगर सीमित अधिकारों के साथ यूनियन टेरिटरीज है। तो आगे पर जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं तो ये संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज है। और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकता, स्वप्न पूरे हो सकते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के शासन का इतिहास भी मैं जरा बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता पूर्व भी
दिल्ली कई सालों से किसी न किसी प्रकार से देश का सत्ता का केंद्र रहा, राजधानी रहा। नजदीक के भूतकाल में चले जाइए तो 1911 में दिल्ली तहसील और महरौली थाना, ये दोनों को अलग कर राजधानी बनाया गया। बाद में वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों में उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस माना। स्वतंत्रता के समय के जब संविधान बनने की प्रक्रिया हुई, उस वक्त दिल्ली के स्टेटस के बारे में पट्टाभी सीतारामैया और बाबा साहेब आम्बेडकर की एक कमेटी बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिल्ली की स्थिति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया। माननीय सभापति महोदय, पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को लगभग राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। उसी कमेटी के चर्चा के वक्त पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका अलग अलग तर्क देकर विरोध किया था। मान्यवर, 1949 में संविधान के अंतिम मसौदे के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजी गई डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट का मैं पेरा पढ़ना चाहता हूं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत के राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन दिल्ली को रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद राजधानी के संबंध में पूर्ण विधायी शक्ति का अधिकार रखती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। आगे अंबेडकर की रिपोर्ट कहती है, किसी विशेष क्षेत्र के मामले में क्या किया जाना है, ये राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। निसंदेह वह अन्य मामलों की तरह इसमें भी जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे। यदि वह चाहे तो दिल्ली में एक उपराज्यपाल रख सकते हैं। वह आदेश द्वारा एक स्थानीय विधायिका भी बन सकता है और इसके संगठन एवं शक्तियों का प्रावधान संसद कर सकती है। मान्यवर, श्रीमान मनोज जी ने कहा कि मैं कोटेशन को पढ़ाता हूं। मनोज जी, अगर इसी प्रकार के कोटेशन का इंटरप्रिटेशन आप जेएनयू में पढ़ाते होंगे तो विद्यार्थियों की बुरी गत होगी। कोटेशन का रेफरेंस, मान्यवर, कई मायनों में बदलता है, मगर भौगोलिक स्थिति और राजधानी का अस्तित्व ये तो आज भी वही है। ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के साथ सहमत नहीं थी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। मनोज जी जरा समझा दे सदन को कि आज क्या दिल्ली राजधानी नहीं है? आज दिल्ली की राजधानी का महत्व समाप्त हो चुका है। कोटेशन कुछ ऐसे होते हैं मनोज जी, जो पृथ्वी के अंत तक सत्य सनातन होते हैं, बदलते नहीं। कुछ कोटेशन ऐसे भी होते हैं। मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 से दिल्ली को विधानसभा दी गई, किंतु विधानसभा की शक्तियां सीमित एवं संसद के कानून के तहत रखी गई। ये भी सोच समझ कर किया गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में विधानसभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लगभग 3 दशक तक मान्यवर व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी, जो बाद में बालकृष्णन कमेटी में परिवर्तित हुई और उसमें 1991 में 69वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसमें संविधान में धारा 239 ए डाली गई और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के रेफरेंस में संविधान का जब भी जिक्र करते हैं दिल्ली के शासन को मिले हुए अधिकारों के लिए, तब
संविधान में धारा 239A को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीज़ों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर मान्यवर इसका रास्ता निकलेगा। मान्यवर, क्या हुआ बाद में? 91 से 2015 तक ऊपर नीचे कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार आई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी। मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है। भैया, केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आए। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। मान्यवर, मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि नई व्यवस्था आई, कई सदस्यों ने कहा, मैं तो तब बोलना नहीं चाहता मगर कहा है इसलिए सिर्फ रिपीट करता हूं कि अराजकता फैलाने का काम दिल्ली में शुरू हो गया है। मान्यवर, शासन व्यवस्था के एक फ्रेमवर्क में चलना पड़ता है। अगर मैं मंत्री हूं तो मेरे मंत्री के नाते अधिकार है तो दायित्व भी है। मैं किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। मान्यवर, कई बार ऐसी व्यवस्था आई, मैं बाद में बात करूंगा। अभी चिदम्बरम जी खड़े हो गए थे, वो होम मिनिस्टर थे, तब क्या हुआ था और उन्होंने फाइल पर क्या लिखा है वो भी है मेरे पास, मैं बताऊंगा। मान्यवर, परंतु मैं इतना स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि 91 से लेकर 2015 तक ये व्यवस्था जस की तस थी
जिसको बदलने के लिए 2015 में एक परिपत्र किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, जिसको नलीफाई करने के लिए भारत सरकार ने एक परिपत्र सेवाओं के बारे में इश्यू किया। उसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष में फैसला आया, फिर सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को वो रिफर कर दिया गया। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक आदेश दिया जिसका सार है कि मंत्री परिषद की अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया। मान्यवर फिर वो डिवीजन बेंच के अंदर 2 जज की बेंच के अंदर गया, वहां सहमति नहीं बनी और फिर से खंडपीठ को रिफर कर दिया गया और 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सेवाओं के मामले में अपना निर्णय दिया। ये जो निर्णय है मान्यवर, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये विषय तय किया है भारतीय संघ को केवल 3 विषयों पर पॉलिसी और पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 विषय पर ही कार्यकारी अधिकार प्राप्त है। सेवाओं का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहता है। परंतु उसी जजमेंट में ये कहा गया, हालांकि 239 ए को कोट कर कि संसद को दिल्ली राजधानी क्षेत्र के सभी विषयों पर और किसी भी क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है। मान्यवर, अब जो लॉयर होते हैं वो बातों को बहुत खूबसूरत तरीके से रखने में माहिर होते हैं। एक ही अधिवक्ता एक बार एक धारा को डिफेंड करता है तो वही अधिवक्ता दूसरी बार वही धारा का विरोध करता है। मगर हमको तो ऐसी महारत हासिल नहीं, हम तो सार्वजनिक जीवन के छोटे कार्यकर्ता है, तो जो सच होते हैं वो बोलते हैं। मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी को ध्यान से सुना। मान्यवर, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या करा उनको पूरा मालूम है, मैं मानता हूं मालूम होगा, बड़े विद्वान वकील है। उन्होंने अनुच्छेद 339 7A को पढ़ा जिसमें लिखा है 239 7A के तहत संसद को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पढ़ा, मगर इसके ऊपर 3B में नहीं गए। मैं अब पढ़ता हूं 3B क्या है। पहले मैं 239 ए में दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है, विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश। मान्यवर, इसके 239 A 3B के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। अब मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर आता है, इसमें सर्विसेज आती है या नहीं आती है, सर्विस विषय है या नहीं। और मान्यवर, और इससे आगे जाकर 239 A 3C के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर
जी अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपको तकलीफ हुई है? अरे गोदी में बैठने में तकलीफ हुई है? माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। गोदी में बैठ गए। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीसमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। कैसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, Honorable Minister. Would you please raise your point of order? Point of order पे रहूंगा। Our rule says unparliamentary word cannot be used in this house. We have the book of list और उसी लिस्ट के हिसाब से किसी पार्टी किसी के साथ जाने पे उसकी गोदी में बैठी है, ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है। कल हम भी बोलेंगे। आप डेकोरम की बात करते हो, तो प्लीज गोदी में बैठे हैं, हम भी बीजेपी के लिए बोलेंगे कि कौन सी गोदी है, किसकी गोदी में बैठे हैं। तो डेकोरम आप कहते हो, तो डेकोरम मेंटेन हम भी करना चाहते हैं। और स्पीकर सर, You are not to make a speech. I have heard your point of order. I reject the point of order. Take your seat. Sir, Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी, संविधान की दुहाइयां दी, डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी और अदालत के फैसले की सम्मान करने की दुहाइयां दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूं कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस आज़ादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण हैं जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आए, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप
क्या बात करते हो लोकतंत्र की? Honorable members, please take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. Take your seat. One sec, please. Honorable members, the Honorable Home Minister was throughout present by and large, and he heard everyone very patiently. And everyone in the House, now he has a right and duty as Home Minister to address the House. He is... Something wrong? Honorable Home Minister, nothing will go regard. Please. मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है। भैया डिस्कस, मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और जब माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश अब लाए थे, तो एक बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी मगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला है और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को एससी को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा, इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूं, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है, वैकेशन बेंच होती है, और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते, संवैधानिक खंडपीठ भी बना सकते और स्थगन आदेश दे सकते। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज कर स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं। अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए। मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे। भैया, अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। इसलिए मान्यवर, ये जल्दी करनी पड़ी। मान्यवर, मैं आगे बताता हूं कि जल्दी क्यों करनी पड़ी। मान्यवर, अब मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है, जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला है। फैसला लगभग
3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इसका आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी। जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है। सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं। डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई मान्यवर। इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैन्युअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है, इस पर खंडपीठ ने 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मगर विश्व में कोई भी विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर केशव राव जी कहते थे हम तो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर शीश महल बना है मान्यवर, बहुत बड़ा शीश महल। हमने When we speak, you stop us. शीश महल is allowed to नहीं, एक मिनट मान्यवर, शीश महल में असंसदीय क्या है? अभी मैं आगे तो बोला ही नहीं। What is your objection? What is the problem? For sake of objection, you are raising objection. क्या है? पागल हो गया है। No, you just want to hold the floor. 258. Sorry, please. 258. Sorry. Let us not make issue of non-issues. 258.
Take your seat. 258. Take your seat. 250. Sit down. Take your seat. Okay, I'll sit. Take your seat. Take your seat, please. Take your seat. 258. Take your seat. Honorable Minister. मान्यवर, मैं कहता हूं शीश महल में क्या असंसदीय है, चर्चा करें जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। मान्यवर, मेरा निवेदन है, मान्यवर मेरा निवेदन है, असंसदीय क्या है इसमें इसकी चर्चा की जाए। मेरा निवेदन है। Take your seat, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. शीश महल में चर्चा हो जाए। Take your seat. Take your. You. Mr. Derek O'Brien. Mr. Derek O'Brien. You deliberately got up only to create disturbance. Only to create disruption. This will not be accepted. Please. Sir, leader would like to speak, sir. Sir. Leader of the House. Please. Sir, leader of the House. No. Sir, leader of the House. Honorable Minister. सर, ये आपने पिछली बार भी इस विषय के ऊपर बड़ी गंभीरता बताई थी कि जो थिएट्रिक्स करने का सिलसिला इस सदन में लोग माननीय सदस्य करते हैं, अगर इनको हिम्मत है, अगर इनका इरादा शीश महल के ऊपर चर्चा करने का है, तो आप अभी के अभी शीश महल के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है। हो जाए शीश महल के ऊपर पूरी चर्चा। जो ये शीश महल को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please. Take your seat. Oh, one second. Sorry, sir. 1 second. Sorry. Please. Honorable members, I was hearing the Honorable Home Minister with total focus. And there was nothing in the discourse of the Honorable Home Minister which could have invited the kind of disruption in which Mr. Derek O'Brien. I urge the House, I urge the Honorable members, we have been decorous during the whole day. Don't act on a plan. Let us believe in decorum. Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. माननीय अध्यक्ष जी, यही जिसको निशाना बनाया गया वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अपनी पार्टी के, सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है वो खर्च दिल्ली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसूल कर दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए 90 करोड़ रुपए। इसकी जांच भी यही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। मान्यवर, इन्होंने दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, मगर उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया और फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करी। मान्यवर, इसके खिलाफ भी एक जांच चली और ये जांच की फाइल भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दी। मान्यवर, BSES और BYPL ये 2 वीज वितरण कंपनियां हैं जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया है, देना है, फिर भी 2,000 करोड़ का उनको पेमेंट कर दिया गया। इसकी भी जांच चल रही है, वो जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी। मान्यवर, और ये आधी रात को जो कागज इधर उधर कोड़ने का प्रयास किया गया वो ही इमरजेंसी थी।
चिदम्बरम साहब को शायद मालूम नहीं था, इसलिए पूछते थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो भाई ये इमरजेंसी थी, इमरजेंसी ये थी। और मान्यवर अगर ये न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर करना, और इसलिए इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसे स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं, और सबको मालूम है जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो 6 माह के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर, जो सदन जब मिलेगा तब सदन के सामने रखना पड़ता है। तो आज मैं लेकर आया हूं। अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है भाई, बताओ तो। इतनी सारी 5 घंटे से चिल्लाट करते हैं, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? क्या प्रीपेड नहीं, एक सेकंड। मान्यवर खड़गे साहब की बात सही है, चिल्लाना शब्द निकाल दीजिए। बार बार रिपीटेशन के साथ इसको आप दोहरा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं बस। खड़गे साहब की बात सही है सर। मान्यवर अब ये विधानसभा के अधिकारों की बात करते हैं। हम सब ये सम्मानीय सदन के सदस्य हैं। सदन जब राष्ट्रपति महोदया आहूत करती है, बाद में इसका सत्रावसान होता है। ये संविधान की एक बनाई हुई सदन को चलाने की कार्यरीति है। इस पूरे देश में एक ही असेंबली है जिसका सत्रावसान ही नहीं हुआ ना, सत्रावसान होता ही नहीं। स्पीकर साहब सदन को मुलतवी कर देते, और फिर जब बुलाना है, राजनीतिक भाषण करना है, तब सदन को बुलाकर 3 घंटे चलाकर फिर से बंद कर देते। दिल्ली असेंबली ऐसी है जिसका आज तक सत्रावसान ही नहीं हुआ है। मान्यवर आप मुझे बताइए, ऐसे चल सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1997 के नियम 70 में विधानसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने का अधिकार दिया है। ये अधिकार इस तरह से देश के किसी भी असेंबली के स्पीकर ने नहीं उपयोग किया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर उचित है तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई विधानसभा को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।